साहब आपका ऑर्डर है। अरे ये तो मेरी वाइफ है, लेकिन इसकी ये हालत कैसे हो गई? ये डिलीवरी गर्ल का काम करती है। लेकिन बिल्कुल सही हुआ इसके साथ, इसकी ये हालत तो होनी ही थी। इसने मुझे धोखा दिया था, जबकि मैं इससे इतना प्यार करता था। इसके बावजूद इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। बिल्कुल सही हुआ इसके साथ। लेकिन मुझे जानना तो पड़ेगा इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये डिलीवरी गर्ल का काम करती है। जानना तो पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ, वो मुझे फ्लू हुआ है ना, तो मैं मास्क लगा रहा था। ये लीजिए साहब। एक काम करो, इसको ना यहाँ पर रख दो, टेबल पर। जी साहब। ठीक है। कितने पैसे हुए? 500 रुपये हुए साहब। 500? ठीक है, ये लीजिए। ठीक है साहब, चलते हैं हम। एक मिनट रुको, आप देखने में तो काफ़ी अच्छे घर से लगती हैं, फिर आप ये डिलीवरी का काम क्यों कर रही हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। अरे साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप भला हमें कैसे जानते होंगे? मैं एक डिलीवरी वाली हूँ और आप तो इतने बड़े घर से हैं और ऊपर से सरकारी नौकरी भी है आपकी। फिर आप भला हमें कैसे जानते होंगे? हाँ ठीक कह रही हैं आप, मैं आपको नहीं जानता। दरअसल मैं आपके पति को जानता हूँ। आपके पति फौज में थे ना, और मैं भी फौज में हूँ। हम लोग साथ में ही एक बटालियन में थे। काफ़ी टाइम हमने साथ में ड्यूटी की है। वो आपसे बहुत प्यार करते थे, आपकी काफ़ी बातें भी करते थे। उन्हीं के फ़ोन में मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी, तभी से मैं आपको जानता हूँ। पहले आप वसुंधरा सेक्टर 3 में रहती थी ना, आशीर्वाद कॉलोनी में, है ना? पर मैं ये देखकर हैरान हूँ, आपके पति तो अच्छा खासा कमाते हैं ना, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब है उनकी, अच्छी सैलरी है, फिर आपको ये डिलीवरी का काम क्यों करना पड़ रहा है? मेरा मतलब है कि जब वो पैसा कमाते हैं तो आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पति को कुछ हो गया है? देखो ऐसा है, हमारी ना काफ़ी टाइम से अलग अलग पोस्टिंग है, तो हम दोनों की बात नहीं हुई है काफ़ी सालों से, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। दरअसल आपको इस हालत में देखकर ना मुझे अपने दोस्त की फ़िक्र हो रही है। प्लीज़ बताइए ना, आपकी हालत कैसे हो गई जो आपको ये काम करना पड़ रहा है? इसका मतलब आप सच में हमें जानते हैं? अच्छी बात है साहब ये तो। अच्छा, अब हम चलते हैं। देखिए माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, पर आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं, बस इसीलिए मैं आपसे इतनी जिद कर रहा हूँ। प्लीज़ बताइए ना क्या बात है। साहब, हमें और भी जगह डिलीवरी करने के लिए जाना है, और सच बताएं हमें आर्मी वालों से नफरत सी हो गई है। वैसे तो इंडियन आर्मी हमारी रक्षा करती है, लेकिन इंडियन आर्मी ने हमारा तो सब कुछ छीन लिया। इसी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। अब हम आपको क्या ही बताएं। लेकिन आपके साथ हुआ क्या है? क्या प्लीज़ आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं? हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ठीक है साहब, जब अब आप मुझसे इतनी जिद कर ही रहे हैं और आप मेरे पति के दोस्त भी हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ अपने बारे में सब कुछ। साहब, जब तक हमारे पति जिंदा थे तब तक हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन जब हमारे पति देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए, हमारी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। सब कुछ होते हुए भी हमसे सब कुछ छिन गया। वो खुद तो चले गए, लेकिन हमें अकेले बेसहारा दर दर भटकने के लिए छोड़ गए। क्या कहा? आपके पति फौज में शहीद हो गए? पर ये किसने कहा आपसे? और हाँ, आपके पति की डेड बॉडी तो घर पर आई थी ना? मेरे जेठ जी ने मुझे ये सब बताया कि तेरा पति शहीद हो गया और आतंकवादी तेरे पति की डेड बॉडी अपने साथ ही ले गए। इसी वजह से मैं आखिरी समय में अपने पति का चेहरा भी नहीं देख पाई साहब। मैं मानती हूँ कि फौजी होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक फौजी की पत्नी बनना और भी मुश्किल का काम है। और आप तो देख ही रहे हैं मुझे, मेरे पति के चले जाने के बाद क्या हालत हो गई है मेरी। और मुझे इंडियन आर्मी से गुस्सा इसलिए है क्योंकि मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी हमारी कोई मदद नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, आपका पति तो काफ़ी अच्छे घर से था ना, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी उनके पास में, और आपके पति का बड़ा भाई वो भी एमएनसी कंपनी में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर था, काफ़ी पैसा कमाता था, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है? मेरा मतलब है कि तुम्हें ये घर घर जाकर डिलीवरी का काम क्यों करना पड़ रहा है?
दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जेठ ने तो आपको सपोर्ट ही किया होगा ना, फिर आपकी ये हालत कैसे हो गई? अरे साहब, मेरे जेठ जी की वजह से ही तो आज मेरी ये हालत है। जैसे ही मेरे जेठ को पता चला कि मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए हैं और वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, तो उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो मुझ पर हर रोज अत्याचार करने लगे, पूरा दिन घर का काम करवाते थे, यहाँ तक कि मुझे रात में चैन से सोने भी नहीं देते थे, अपने पैर दबाते थे। और वो मुझ पर इतना अत्याचार इसलिए करते थे ताकि मैं वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊं और फिर मेरे चले जाने के बाद मेरे पति की सारी प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब मैंने ये बात अपनी जेठानी को बताई तो उन्होंने मुझ पर तरस नहीं खाया, उल्टा मुझ पर और अत्याचार करने लगे। कहने लगी कि अगर इसका बच्चा इस दुनिया में आ गया तो इसकी प्रॉपर्टी हमें मिल नहीं पाएगी। मैंने जब भी हार नहीं मानी, फिर उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। एक दिन रात में मेरे जेठ जी मेरे साथ जबरदस्ती करने लग गए। ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गुस्से में उन पर हाथ उठा दिया। फिर तो वो और आग बबूला हो गए और उन्होंने गुस्से में मुझे रात को ही घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद हम भूखे प्यासे सड़कों पर दर दर भटकने लगे। आए दिन लोग हमें छेड़ते, बदतमीजी करते हमारे साथ। इससे हम और तंग आ गए। हमने सोचा कि क्यों ना हम रेल के आगे जान दे दें अपनी, लेकिन हम वो नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पेट में हमारे पति की आखिरी निशानी पल रही थी। इसीलिए फिर हमने जीने का फैसला किया और हम ये डिलीवरी का काम करने लगे। सचमुच आपके जेठ ने तो आपके साथ बहुत ही गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें तुम्हारे साथ। पर एक बात बताओ तो मुझे, जब वो तुम पर इतना अत्याचार कर रहे थे, तुम्हारा हक छीन रहे थे और तो तुम्हारे बच्चे पर इतना जुल्म कर रहे थे, तो तुमने उनकी पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? तुम्हें उनकी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी ना। अगर तुम उनकी पुलिस कंप्लेन कर देती ना तो वो तुम्हारे जेठ को अच्छे से सबक सिखा देती, तुम्हें यूं दर दर नहीं भटकना पड़ता, वो भी इस हालत में। तुम्हें इतनी गर्मी में, इतनी धूप में ये डिलीवरी का काम नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, आजकल का ज़माना इतना ख़राब है, पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोलते होंगे, क्या क्या झेलना पड़ता होगा तुम्हें। तुम ना उनकी पुलिस कंप्लेंट करके अपना हक मांग सकती थी, तुम्हें फिर यूं परेशान नहीं होना पड़ता, दर दर नहीं भटकना पड़ता। हाँ साहब, हम उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने वाले थे, लेकिन जैसे ही मेरे जेठ को पता चला कि मैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने के लिए जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे रास्ते में ही रोक लिया और मुझे धमकी देने लगे कि अगर तूने हमारी पुलिस कंप्लेन की तो हम तेरी और तेरे बच्चे की जान ले लेंगे। हमें अपनी जान की परवाह नहीं थी साहब, लेकिन हमें अपने बच्चे की परवाह थी जो मेरे पति की आखिरी निशानी है। इसीलिए मैं चुप रही, मैंने उनकी कंप्लेन नहीं की। तुम्हें तो सचमुच अपने जेठ की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है, सच में बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। पर एक बात बताओ तुम मुझे, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा पति जिंदा है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? नहीं साहब, मैं आपकी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पति शहीद हो चुके हैं और शहीद हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। जरूर वापस आ सकता है अगर कोई इसके बारे में झूठी अफवाह फैला दे कि वो बॉर्डर पर शहीद हो गया है। राहुल, तुम जिंदा हो? अरे अगर तुम जिंदा थे तो मुझे बताया क्यों नहीं और तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? अरे तुम्हें पता भी है तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने क्या क्या सहा है। तुम्हारे भाई ने मुझ पर इतने अत्याचार किए हैं। अरे उन्होंने मुझ पर मेरे इस बच्चे पर भी तरस नहीं खाया। उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी की हालत में भी घर से बाहर निकाल दिया, जरा भी तरस नहीं खाया उन्होंने। और मैं उनसे तो क्या ही शिकायत करूं, मुझे तो तुमने भी नहीं बताया कि तुम जिंदा हो। अरे अगर तुम मुझे बता देते तो आज मेरी ये हालत ना होती। इसलिए मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम भी हो राहुल। नहीं काजल, नहीं प्लीज, तुम ऐसे रो मत। मुझे तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें पहले ही मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा है, इतनी रोई हो तुम, और आज भी तुम इतनी बुरी हालत में हो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन प्लीज अब मत रो तुम, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। वो क्या है ना, मैं एक सीक्रेट मिशन पर गया था, और जब हम किसी सीक्रेट मिशन पर जाते हैं ना तो हमें अपने घर वालों से बात करने की परमिशन भी नहीं मिलती है। हमें किसी से कोई बात करने की परमिशन नहीं दी जाती है, यहाँ तक कि हमारे फ़ोन भी ले लिए जाते हैं, सब कुछ गुप्त रखा जाता है। इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया काजल। और अब जब मैंने वो सीक्रेट मिशन चेज कर लिया है तो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ।
अरे अगर तुम नहीं आ सकते थे तो मुझे एक कॉल कर देते। चलो कॉल ना सही, एक मैसेज ही कर देते। कम से कम आज मेरी ये हालत तो ना होती। तुम्हारे ना बताने से सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हुई हूँ, बल्कि मेरे पेट में पल रहा ये हमारा बच्चा भी बहुत परेशान हुआ है। अरे यार काजल, मैंने तुम्हें बताया तो, जब हम किसी सीक्रेट मिशन पर जाते हैं तो हमें किसी से भी बात करने की परमिशन नहीं दी जाती है। सब कुछ गुप्त रखा जाता है, अपनी फैमिली को बताने तक की परमिशन नहीं मिलती है। तो फिर ऐसे में मैं तुम्हें कैसे बताता? तुम्हें बताओ ना मुझे। पर सच बताऊं, मुझे अपने भाई से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने तुम्हें इस हालत में घर से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे सच में अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा दिल तो ऐसा कर रहा है मैं अभी के अभी जाकर उसकी जान ले लूं। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उसे। उसके किए की सजा मैं उसे जरूर देकर रहूंगा। और एक बात और, उसने सिर्फ तुम पर अत्याचार नहीं किए, उसने तुम पर बहुत गंदा आरोप भी लगाया है। तुम्हें पता है, जब मैं सीक्रेट मिशन चेज करके घर पहुंचा था तो उसने मुझसे क्या कहा था? तुम मुझे घर पर नहीं मिली थी, मैंने उससे पूछा था कि काजल कहाँ है, तो उन्होंने मुझसे पता है क्या बोला? उन्होंने मुझसे बोला कि जब तू ड्यूटी पर चला जाता है ना, तो तेरी पत्नी तेरे पीठ पीछे अपने आशिक को घर पर बुलाती है। और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी, वो अपने आशिक के साथ भाग गई। पहले तो मुझे उनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने तुमको हर जगह ढूंढा, मैंने खूब ढूंढा तुम्हें, तो मुझे कहीं नहीं मिली। तो मुझे उनकी बात पर यकीन होने लगा कि शायद मेरे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शायद तुम किसी और के साथ भाग गई हो, तुमने मुझे धोखा दे दिया है। पर मुझे क्या मालूम था कि मेरे भाई ने ही तुमको घर से बाहर निकाल दिया है, तुमको बेसहारा कर दिया है। मेरे भाई की वजह से ही तुम्हें यूं दर दर भटकना पड़ रहा है इस हालत में। अगर मुझे सच में पता होता ना कि मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है, मेरे मन में तुम्हारे लिए जहर भर रहा है, तो मैं अपने भाई को छोड़ता नहीं, मैं उसकी जान ले लेता। अभी भी मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उसे उसके किए की सजा तो जरूर देकर रहूंगा, लेकिन काजल, तुम पर ये जो अत्याचार हुआ है, आज जो तुम्हारी ये हालत है, इसके लिए मेरा भाई तो जिम्मेदार है ही, लेकिन मैं भी जिम्मेदार हूँ। काश मुझे सीक्रेट मिशन पर जाने से पहले तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हें ये दर दर भटकना नहीं पड़ता, तुम्हारी ये हालत नहीं होती, तुम्हें ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। प्लीज काजल, मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया है इसके लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो काजल, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं राहुल, तुम मुझसे माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे गलती तो मेरी है, जो मैंने अपने जेठ पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। लेकिन अब मुझे उस चीज का दुख नहीं है जो मेरे साथ हुआ, बल्कि मुझे तो आज ये खुशी हो रही है कि तुम जिंदा हो, मेरी आंखों के सामने हो। तुम्हें जिंदा देखकर, अपनी आंखों के सामने खड़े देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है राहुल। हाँ काजल, मैं भी सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें वापस पाकर। और तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने के लिए कितना तड़प रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, और आज मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हें वापस पाकर। अब हम ना ऐसा करते हैं, हम अपना पिछला सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, तुम अपनी ज़िंदगी के सारे गम भूल जाओगी। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। और मेरे भैया ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके किए की सज़ा तो मैं उनको ऐसी दूंगा वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। पर मैं सच में काजल बहुत खुश हूँ आज तुम्हें वापस पाकर। और तुम प्रेग्नेंट हो, हम जल्दी ही मम्मी पापा बनने वाले हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ। हाँ राहुल, अब हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं।